दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसका बचपन बहुत दुख में बीता, जो हर दिन अपने पिता के गुस्से के साए में जीता, लेकिन आज वो उसी डर को एक हथियार बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन गया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड के अभिनेता विल स्मिथ के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, बल्कि एक ऐसे योद्धा की है जो हर दिन खुद से लड़ता रहा, अपनी परेशानियों से, अपने डर से और दुनिया की उम्मीदों से। विल स्मिथ एक ऐसा नाम जिसे दुनिया कॉमेडी, एक्शन, संगीत और जुनून के लिए जानती है, लेकिन उसकी असली लड़ाई तो कैमरे के पीछे चल रही थी। विल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये एक आईना है जिसमें झांकने पर हमें खुद की सीमाएं, गलतियां और जीतने की भूख दिखती है। ये किताब सिखाती है कि सफलता की चमक के पीछे संघर्ष की आंच कितनी तेज होती है, और जब तक हम खुद को नहीं बदलते तब तक दुनिया नहीं बदलती। चलिए जानते हैं कि कैसे एक साधारण सा लड़का एक असाधारण इंसान बना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। अध्याय 1, डर और बचपन की दीवारें। जब हम विल स्मिथ का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक चमकदार मुस्कान, जोश से भरा चेहरा और एक सुपरस्टार की छवि उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमक के पीछे कितनी गहरी छाया रही होगी? विल स्मिथ की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से हर महान कहानी शुरू होती है, यानी डर से। विल का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां प्यार और अनुशासन दोनों मौजूद थे, लेकिन दोनों का रूप अलग था। उनकी मां एक सशक्त, शिक्षित और शांत स्वभाव वाली महिला थी, और उनके पिता विलियम कैरोल स्मिथ एक सैन्य अनुशासक और जिद्दी इंसान थे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बच्चों से श्रेष्ठ बनने की उम्मीद करता था, लेकिन उस उम्मीद का बोझ इतना भारी था कि कभी कभी वो दर्द बन जाता था। विल का बचपन डर और प्रदर्शन की दोहरी दुनिया में बटा हुआ था। वो कहते हैं, मैं बचपन से ही परफॉर्म कर रहा था ताकि लोग खुश रहें, झगड़े ना हो और माहौल सुरक्षित लगे। एक हंसी, एक जोक, एक चालाकी, ये सब उनके डर को छुपाने के हथियार थे। एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरा। इस अध्याय की सबसे मार्मिक घटना है वो पल जब उन्होंने अपने पिता को अपनी मां पर हाथ उठाते देखा। वो लिखते हैं कि तब मैं सिर्फ 9 साल का था और मैं कुछ नहीं कर पाया। विल उस दिन को एक काला दिन मानने लगे। भले ही वो उस समय एक बच्चा थे, लेकिन उनके मन में ये भाव घर कर गया कि वो अपनी मां की रक्षा नहीं कर पाए। ये अपराध उनकी आत्मा में घर कर गया, और आने वाले वर्षों में यही भाव उन्हें लगातार प्रेरित करता रहा। डर का सामना करने के लिए विल ने जो पहला हथियार चुना वो था कॉमेडी। वे कहते हैं, अगर मैं सबको हंसा दूं तो शायद पापा गुस्सा ना हो, शायद घर में चुप्पी न छा जाए, शायद कुछ ठीक लगने लगे। यही हास्य उनकी पहचान बन गया, और यही उनकी परफॉर्मर बनने की पहली सीढ़ी थी। वो स्कूल में लोकप्रिय हो गए। हर कोई उन्हें जानता था, हंसी मजाक करता एक लड़का जिसे हर कोई पसंद करता था। लेकिन उनके अंदर कहीं एक टूटा हुआ बच्चा बैठा था जो सिर्फ ये चाहता था कि कोई उससे पूछे, तू ठीक है या नहीं। विल स्मिथ की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण दृश्य है ईंट की दीवार बनाने का किस्सा। उनके पिता ने उन्हें और उनके छोटे भाई को एक पुरानी दीवार तोड़कर नई दीवार बनाने को कहा। 2 छोटे बच्चे और एक मुश्किल काम। हर दिन वो दोनों सीमेंट मिलाते और ईंटें लगाते। ये काम महीनों चला। कई बार उनका मन किया कि ये सब छोड़ दें। वो ये किस्सा बताते हुए रो पड़े, लेकिन उनके पिता ने कहा, दीवार की चिंता मत करो, बस एक एक ईंट पर ध्यान दो। ये सबक विल स्मिथ के जीवन की नींव बन गया। अब उन्होंने हर मुश्किल, हर सपना, हर लक्ष्य उसे हर एक ईंट की तरह देखना सीख लिया। विल ये स्वीकारते हैं कि उन्होंने डर को कभी खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसे अपनाया। डर को उन्होंने एक मार्गदर्शक बनाया,
विल खुद को उस पुराने डर की ओर वापस ले जाते हैं और पहली बार उसे अपनी शक्ति में बदलने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं वो बच्चा था जो अपनी मां की रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन मैं वो इंसान भी हूं जिसने अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दी। डर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो एक संकेत है कि आप कहां तक जा सकते हैं। डर एक बचपन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे घाव का दस्तावेज है जिससे हम सभी गुजरते हैं। कोई अपने पिता से डरता है, कोई अपनी असफलता से डरता है, कोई कुछ खोने से डरता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि डर है या नहीं, सवाल ये है कि आप उस डर से भागते हैं या उसे पकड़कर अपना हथियार बनाते हैं। अध्याय 2, कल्पनाएं और पहली सफलता। बचपन का वो शर्मीला लड़का अब अपनी आवाज को तलाश रहा था और वो आवाज उसे रैपर के रूप में मिली। विल कहते हैं, रैप मेरे लिए सिर्फ संगीत नहीं था, ये मेरी पहचान थी। एक ऐसा माध्यम जहां वो खुलकर बोल सकते थे, सबको हंसा सकते थे, सवाल पूछ सकते थे। विल की रचनात्मकता का पहला नमूना स्कूल में दिखा। जहां बच्चे पढ़ाई में लगे रहते, वहां विल अपने शब्दों से रैप करता, लोगों को हंसाता और सबकी तालियां बटोरता। वो घंटों रिकॉर्डिंग सुनते, राइम्स बनाते और शीशे के सामने खुद को परफॉर्म करते हुए इमेजिन करते थे कि मैं भी एक दिन ऐसे ही स्टेज पर शो करूंगा और दुनिया मेरा नाम चिल्ला रही होगी। विल बताते हैं कि कल्पना की शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वो कल्पना करते थे कि वो क्या बन सकते हैं और फिर खुद को वैसे ही ढालना शुरू करते थे। उन्हें गणित और भौतिकी से भी लगाव था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनका असली मंच मनोरंजन की दुनिया है। एक पार्टी में विल की मुलाकात डीजे जेफ से होती है, एक शांत, शर्मीला लेकिन बेहद प्रतिभाशाली लड़का। दोनों की जोड़ी जम गई। एक कॉमिक और करिश्माई रैपर, दूसरा साउंड का जीनियस। उनका पहला हिट सॉन्ग गर्ल्स एंट नथिंग बट ट्रबल टीवी पर आया, रेडियो पर बजा और विल स्मिथ एक लोकल स्टार से नेशनल स्टार बन गया। फिर आया उनका सबसे बड़ा ब्रेक, पेरेंट्स जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। ये गाना यूथ का एंथम बन गया। हर बच्चा जिसने कभी अपने मां बाप की डांट खाई थी, वो इस गाने को गुनगुनाता। इसी गाने ने उन्हें पहला ग्रैमी अवार्ड दिलाया। जी हाँ, विल स्मिथ पहले रैपर बने जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था। लेकिन विल को अब भी खुद को साबित करना था और उनके अंदर का परफेक्शनिस्ट अब हर कदम पर हावी होने लगा। कल्पना ने उन्हें उड़ने की ताकत दी, दोस्ती ने उन्हें मंच दिलाया और मेहनत ने उन्हें पहचान दिलाई। लेकिन उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जब शोहरत बढ़ती है तो कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अध्याय 3, सफलता की पहली लहर। तो अब तक हम जान चुके हैं कि विल स्मिथ ने कैसे अपने डर को हंसी में बदला, कैसे उन्होंने कल्पना के पंखों से उड़ान भरी और कैसे फ्रेश प्रिंस नाम से घर घर अपनी पहचान बनाई। लेकिन अब वक्त था उस पल का जब सपने हकीकत बनते हैं और हर कोई नाम लेने लगता है। विल स्मिथ ग्रैमी अवार्ड जीतने के बाद हर दरवाजा खुलने लगा। कॉन्सर्ट्स, इंटरव्यूज, टूर, फैंस, ऑटोग्राफ्स। तब वो महज 20 साल के थे और लाखों डॉलर कमा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, सक्सेस इज अ लाउजी टीचर। सफलता अक्सर हमें असली सीख नहीं देती। विल को अब पैसा मिलने लगा था, बहुत सारा पैसा। वो नए नए खर्च करने लगे, महंगी कारें, कपड़े, दोस्तों को गिफ्ट्स, शो ऑफ। तभी अमेरिका के इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें $2.8 मिलियन टैक्स ड्यू नोटिस भेजा और उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया, घर, कार, नाम। उनकी म्यूजिक पार्टनरशिप भी अब धीमी पड़ने लगी। रैप में नए कलाकार आ रहे थे और फ्रेश प्रिंस अब पुराना लगने लगा था। विल की जिंदगी की गति इतनी तेज हो चुकी थी कि अब वो खुद से आगे निकल चुके थे और अब सब कुछ ठहर चुका था। जब लग रहा था कि सब खत्म हो चुका है, तभी किस्मत ने उनके लिए एक नया दरवाजा खोला। एनबीसी चैनल ने उन्हें एक टीवी शो का ऑफर दिया जिसमें विल खुद फ्रेश प्रिंस का रोल निभाएंगे। शुरुआत में उन्होंने मना कर दिया
क्योंकि उन्हें अभिनय नहीं आता था। लेकिन टैक्स का डर, करियर का ब्रेक और एक नई उम्मीद, इन सब ने उन्हें मना लिया। दी फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर 1990 में ऑन एयर हुआ और हफ्तों में ये हिट हो गया। लाखों दर्शक हर हफ्ते विल को टीवी पर देखने लगे। शो में उनका किरदार उनके रियल लाइफ पर्सनैलिटी से मिलता जुलता था। शरारती, होशियार, दिल फेंक, लेकिन दिल का साफ इंसान। विल ने एक्टिंग को गंभीरता से लिया। हर स्क्रिप्ट को याद करना, हर सीन को ठीक से निभाना। वो परफेक्शनिस्ट अब फिर से एक्टिव हो गया था। वो हर किसी की लाइनें याद कर लेते थे, यहां तक कि सेट पर दूसरों को भी सुधारने लगे थे। इस दौरान उन्होंने जाना कि केवल प्रसिद्ध होना ही काफी नहीं होता। असली काम है सीखते रहना, मेहनत करते रहना और ईमानदार बने रहना। ये अध्याय बताता है कि सफलता जितनी तेज आती है उतनी ही तेजी से चली भी जाती है, लेकिन सच्चे कलाकार वही होते हैं जो गिरकर फिर उठते हैं। विल स्मिथ के लिए फ्रेश प्रिंस सिर्फ एक शो नहीं था, वो उनका पुनर्जन्म था। अध्याय 4, पतन और पुनर्निर्माण। जब सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा हो तो जिंदगी बहुत आसान लगती है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप शिखर से गिरते हैं और खुद से ही सवाल पूछने लगते हैं, अब क्या होगा? दी फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर शो से उन्हें पहचान मिली, पैसा मिला और एक नई दिशा मिली। लेकिन इसके साथ ही अब उन्हें हमेशा परफॉर्म करना था। हर दिन कैमरे के सामने, हर फैन के सामने वो एक किरदार बन चुके थे, एक ब्रांड, दी फ्रेश प्रिंस। लेकिन असली विल कहा था, वो लड़का जो खुद से डरता था, जिसे परफेक्ट दिखना था, जिसे सबको हंसाना था। अब वो थकने लगा था। इस तेज दौर में सबसे पहले उनके रिश्तों का धागा टूटा। उनकी पहली शादी जो उन्होंने युवा उम्र में की थी, वो अब तेजी से बिखरने लगी। उन्होंने स्वीकारा कि मैं एक अच्छा पति बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद को नहीं समझ पा रहा था। उनका बेटा ट्रे इस शादी का हिस्सा था, लेकिन अब उनके बीच दीवारें बन चुकी थी। इसी बीच उन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर्स मिलने लगे। शुरुआत हुई 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन से, एक गंभीर फिल्म जिसमें उन्होंने एक कॉन आर्टिस्ट का किरदार निभाया। इसके बाद आया बैड बॉयज और फिर इंडिपेंडेंस डे। इस फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाने वाले विल अब हॉलीवुड का चेहरा बन चुके थे, लेकिन बाहर की चमकदार दुनिया के पीछे उनके अंदर एक टूटा हुआ इंसान रह रहा था। विल की बचपन से एक आदत थी, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना, हर चीज पर नियंत्रण करना, जैसे अपने करियर पर, लोगों की भावनाओं पर, यहां तक कि अपने रिश्तों पर भी। वो कहते हैं कि अगर सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक चले तो किसी को चोट नहीं लगेगी। लेकिन मैं भूल गया हूं कि लोग रोबोट नहीं होते। यही कंट्रोल फ्रीक व्यवहार उनके और उनके आसपास के लोगों के बीच तनाव पैदा करने लगा। इसी दौरान उनकी मुलाकात जेडा पिंकेट स्मिथ से हुई, एक स्वतंत्र विचारों वाली, मुखर और आत्म जागरूक महिला। विल और जेडा की केमिस्ट्री जबरदस्त थी। जल्द ही उन्होंने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी सब कुछ आसान नहीं था। विल जेडा को एक परफेक्ट जिंदगी देना चाहते थे, बड़ा घर, शोहरत, सुरक्षा और हर वो चीज जो उन्होंने कभी नहीं पाई थी। लेकिन जेडा को सच्चाई, आजादी और आत्मीयता चाहिए थी। विल कहते हैं, मैं जेडा को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो बैठा था। विल को अब यह समझ आने लगा था कि वो लगातार बचपन के उस बच्चे को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी खुद को कमजोर महसूस करता था। उनकी हर सफलता, हर फिल्म, हर एक ताली उन्हें एक पल के लिए तो खुशी देती थी, लेकिन फिर उनका वही खालीपन लौट आता। एक दिन जेडा ने उनसे साफ कह दिया, मैं दुखी हूं। विल को यह सुनकर एक झटका लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ बेकार है, लेकिन यहीं से उनके अंदर आत्मखोज की शुरुआत हुई। विल ने खुद से पूछना शुरू किया कि क्या मैं वो बन रहा हूं जो सच में हूं, या सिर्फ वो जो लोगों को चाहिए।
उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू की, ध्यान लगाना शुरू किया, थेरेपी ली और अपने बचपन के घावों को पहचानना शुरू किया। उन्होंने अपने बेटे ट्रे से फिर से जुड़ने की कोशिश की, जेडा के साथ बातचीत शुरू की और अपने कंट्रोल मोड को थोड़ी ढील दी। वो कहते हैं, मुझे समझ आया कि मैं लोगों को दुख से बचाने की कोशिश में उनकी जिंदगी पर हावी हो जाता हूं। और वो प्यार नहीं होता, वो डर होता है। लेकिन दोस्तों, यहां सीखने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि पतन से कोई नहीं बचता, चाहे आप विल स्मिथ हो या कोई और। लेकिन जो लोग गिरने के बाद उठते हैं और फिर खुद को समझते हैं, वो ही असली स्टार बनते हैं। अध्याय 5, सितारों की दुनिया और आत्मसंघर्ष। जैसे जैसे विल स्मिथ का नाम दुनिया भर में गूंजने लगा, वे एक रैपर से टीवी स्टार बने, फिर बड़े पर्दे पर छा गए। लेकिन जितनी ऊंचाई उन्होंने हासिल की, उतनी ही गहरी खाई उनके अंदर बनने लगी थी। विल स्मिथ अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक ब्रांड बन चुके थे। अब उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। विल कहते हैं, मैं परफेक्शन के पीछे भाग रहा था, जैसे मेरी जान उसी में छिपी हो। अली फिल्म के लिए उन्होंने महीनों तक बॉक्सिंग सीखी। उन्होंने मोहम्मद अली की चाल, बोलने का तरीका, सोचने की शैली तक को आत्मसात कर लिया। फिल्म तो बेहतरीन बनी, लेकिन इस प्रक्रिया में विल खुद को खोने लगे थे। अब वे सिर्फ किरदार नहीं निभा रहे थे, वे किरदारों में खोते जा रहे थे। बाहरी दुनिया में भले ही वे सुपरस्टार थे, लेकिन उनके अंदर एक बड़ा शून्य था, एक खालीपन जिसे कोई पुरस्कार भर नहीं सकता था। उन्होंने सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश की, सेट पर, घर पर, अपने रिश्तों में, यहां तक कि अपने बच्चों की जिंदगी भी वे एक परफेक्ट योजना के तहत जीना चाहते थे। विल और जेडा की शादी बाहर से भले ही परफेक्ट दिखती थी, लेकिन अंदर से दोनों अलग अलग दिशाओं में बह रहे थे। विल अपने बच्चों को भी उसी डिजाइन में ढालना चाहते थे, जैसे उन्होंने खुद को बचपन से ढाला था। वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी महान बने, उनका नाम रोशन करें, एक आदर्श बने। लेकिन वो भूल गए थे कि बच्चे कठपुतली नहीं होते, उनकी खुद की एक पहचान होती है। विल स्मिथ को अब महसूस होने लगा था कि वो जितना ऊपर उठते जा रहे हैं, उतना ही अकेले पड़ते जा रहे हैं। उनका नाम भले ही चमक रहा था, लेकिन वो खुद को पहचानना भूल चुके थे। उन्होंने अब ध्यान करना शुरू कर दिया और सबसे जरूरी, उन्होंने चुप रहना सीख लिया। विल लिखते हैं, मैं हमेशा खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन अब मैं खुद को समझना चाहता था। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था, सबको खुश करने की कोशिश में मैं खुद को खो रहा था। अध्याय 6, परिवर्तन। जब बाहर की दुनिया शांत लगती है, तब अक्सर अंदर ज्वालामुखी फट रहा होता है। विल स्मिथ के जीवन का यह हिस्सा सबसे निजी, सबसे दर्दनाक और सबसे सच्चा है, जहां वो अपने खुद के बनाए हुए परफेक्ट विल के खोल को तोड़ते हैं। विल की शादी जेडा पिंकेट स्मिथ से एक आइकॉनिक कपल की तरह देखी जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो रिश्ता चुपचाप टूट रहा था। विल सब कुछ परफेक्ट रखना चाहते थे, परफेक्ट पति, परफेक्ट पिता, परफेक्ट स्टार। लेकिन इसी परफेक्शन ने जेडा को मुश्किल में डाल दिया। जेडा ने एक दिन कहा, मैं अपनी खुशी खो चुकी हूं और मैं अब खुद को ढूंढना चाहती हूं। ये वाक्य विल की आत्मा को चीर गया, लेकिन यहीं से उनके अंदर का सफर शुरू हुआ। विल ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी उनके पिता की परछाई में कट रही है। डैडियों ने उन्हें सिखाया था, काम करो, कमजोर मत दिखो, सब कंट्रोल में रखो। लेकिन विल अब टूट रहा था। बचपन में जो डर उन्होंने दीवारों में छिपा कर रखे थे, वे अब आवाज करने लगे थे। उन्हें अब समझ आ रहा था कि वो परफेक्शन जो उन्होंने अपनाया था, वो असल में उनके डर को छुपाने के लिए एक ढाल थी, और अब वो ढाल भारी पड़ने लगी थी। अब विल अपने जीवन को बिना स्टारडम के देखने लगे। उन्होंने खुद से सवाल पूछे, क्या मैं लोगों को खुश करने के लिए जी रहा हूं? क्या मैं खुद को सच में जानता हूं? क्या मेरे भीतर भी कुछ खाली है जो मैं लगातार सफलता से भरने की कोशिश कर रहा हूं? उन्होंने ध्यान, योग
और आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर कदम रखा। अब वो पहले की तरह परफेक्ट नहीं, बल्कि प्रामाणिक बनना चाहते थे। विल को अब भी बड़े फिल्म ऑफर मिल रहे थे, लेकिन अब फिल्मों के चयन में उनका नजरिया बदल चुका था। अब वो सिर्फ हिट फिल्में नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण किरदार निभाना चाहते थे। अब वो विल स्मिथ नहीं बनना चाहते थे जो हर किसी को पसंद आए। अब वो इंसान बनना चाहते थे जिसे खुद से शर्म न आए। जैसे जैसे विल ने अपने आंतरिक भय और झूठे नकाबों को हटाया, वैसे वैसे वो हल्का महसूस करने लगे। अब उन्हें परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे, उन्हें परवाह थी कि वो खुद को कितना समझते हैं। उन्होंने लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन डजंट हैपन व्हेन यू ऐड मोर टू योरसेल्फ, इट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट शेडिंग व्हाट वाज नेवर रियली यू। उन्होंने अपने भीतर की आग को स्वीकार किया और उसी आग से खुद को फिर से ढाला। अब विल अपने परिवार से भी खुलकर बात करने लगे। जेडा से रिश्ते अब परफेक्ट नहीं थे, लेकिन ईमानदार थे। बच्चों से अब वो गाइड नहीं, एक दोस्त बनकर जुड़े, और अपने पिता की यादों को अब वो क्रोध से नहीं, करुणा से देखने लगे। ये अध्याय केवल विल स्मिथ की आत्मकथा का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जिसने दूसरों की उम्मीदों में कभी खुद को खो दिया हो। विल की कहानी ये बताती है कि जब आप खुद को निहारने की हिम्मत करते हैं, तभी आप वास्तव में खुद को बदल सकते हैं। अध्याय 7, आत्म जागरूकता। कभी कभी सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने के बाद इंसान को एहसास होता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है, और वो सब कुछ उसके बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर था। विल स्मिथ की जिंदगी का ये चरण आत्म जांच और आत्म जागरूकता का था। एक ऐसा मोड़ जहां उन्होंने पहली बार खुद को बिना कैमरे, बिना चकाचौंध और बिना पब्लिक इमेज के देखा। ये वही दौर था जब उन्होंने सीखा कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई अब किसी ऑस्कर, बॉक्स ऑफिस या शोहरत के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को पहचानने के लिए थी। जैसे जैसे विल का करियर परवान चढ़ा, उनके रिश्ते टूटते चले गए, विशेषकर जेडा के साथ उनका रिश्ता। बाहरी दुनिया में वे एक पावरफुल कपल माने जाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। विल हमेशा एक हीरो की तरह सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते रहे। उनका मानना था कि यदि वे सब कुछ परफेक्ट बना दें तो सब खुश रहेंगे। लेकिन जेडा सच्चा जुड़ाव और भावनात्मक गहराई चाहती थी। यही विल को एहसास हुआ कि वो पूरी जिंदगी सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को खो चुके थे। विल ने हमेशा परफॉर्म करके अपनी समस्याओं से भागने की कोशिश की। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर एक ढाल था, लेकिन अब वो ढाल उनके लिए एक बोझ बन चुकी थी। अब वो खुद को छुपाने की जगह खुद को प्रकट करने की ओर बढ़े। उन्होंने ये समझा कि परफेक्शन एक भ्रम है, दूसरों को खुश करना हमेशा संभव नहीं होता, और सबसे जरूरी रिश्ता खुद के साथ होता है। उनके बच्चे, विशेषकर विलो स्मिथ, उनकी सबसे बड़ी शिक्षक बनी। एक घटना ने उनकी सोच बदल दी। विलो एक बार उनके कहने पर एक टूर पर गई, लेकिन कुछ समय बाद उसने अपना सिर मुड़वा लिया, ये जताने के लिए कि मैं थक चुकी हूं। इसने विल को झकझोर दिया। उन्होंने पहली बार जाना कि वो अपने सपनों को बच्चों पर थोप रहे थे। इस अनुभव ने उन्हें ये समझाया कि प्यार का अर्थ है दूसरों को वो बनने देना जो वे हैं, न कि उन्हें बदलना। विल ने अपने जीवन में कई माफिया मांगी, अपने परिवार से, बच्चों से, पत्नी से और सबसे ज्यादा खुद से। उन्होंने महसूस किया कि जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते, और जब तक हम खुद से प्रेम नहीं करते, तब तक किसी और को सच्चा प्रेम नहीं दे सकते। ये अध्याय विल स्मिथ के जीवन में पुनर्जन्म जैसा था। बाहरी चमक फीकी पड़ गई, लेकिन अंदर एक नई रोशनी जली, स्वीकार्यता की रोशनी। अब विल खुद को हर दिन अनलर्न कर रहे थे। बचपन से सीखी बातें, समाज की अपेक्षाएं, स्टारडम का नशा, इन सब से बाहर आकर वो एक ईमानदार, संवेदनशील और जागरूक इंसान बनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये समझा कि उनकी ताकत उनकी फिल्मों में नहीं,
बल्कि उस ईमानदारी में है जिससे वो खुद को देखना शुरू कर रहे थे। हम सब कभी न कभी उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां हमें रुककर पूछना होता है, मैं कौन हूं? और क्या यही वो इंसान है जिसे मैं देखना चाहता था? अध्याय 8, प्रेम और शांति की यात्रा। विल स्मिथ कहते हैं, शांति कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि वह यात्रा है जो खुद को माफ करने से शुरू होती है। विल स्मिथ के जीवन का ये चरण भव्यता और शोहरत के शिखर से उतरकर अंतरात्मा की गहराइयों की ओर बढ़ता है। ये वो दौर था जब उन्होंने महसूस किया कि बाहरी जीतें अब उन्हें अंदर से संतुष्ट नहीं कर रही। उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, बॉक्स ऑफिस पर सफलता, फेम, फैमिली, दुनिया की नजरों में परफेक्ट जिंदगी, लेकिन खुद के भीतर जो शून्यता थी उसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस अध्याय में विल स्वीकार करते हैं कि उन्होंने वर्षों तक अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि सब कुछ उनके मन मुताबिक चले, लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आया कि सच्चा प्यार नियंत्रण नहीं मांगता बल्कि आजादी देता है। उन्होंने जो भी रिश्ते बनाए उसमें उनका हीरो बनने का स्वभाव, सबकी तकलीफ खुद ठीक करने का जुनून धीरे धीरे रिश्तों को बोझिल बना रहा था। बच्चों के लिए सुपर हीरो बनने की चाह में वो कभी कभी उनकी सच्ची जरूरतों से दूर हो जाते थे। यही से शुरू होती है विल की असली यात्रा, खुद को जानने की, समझने की और अपनाने की। उन्होंने ध्यान, आंतरिक खोज और शांत वातावरण में खुद को रखा। उन्होंने मेक्सिको, भारत और अन्य जगहों की यात्राएं की जहां सिर्फ एक खोज थी, मैं कौन हूं जब मेरे पास कोई मंच नहीं, कोई किरदार नहीं, कोई कैमरा नहीं। वो खुद से पूछते हैं, क्या मेरी पहचान मेरे पुरस्कारों में है? क्या मैं वही हूं जो सोशल मीडिया पर दिखता है, या फिर मैं कोई और हूं जिसे मैंने कभी सुना ही नहीं? विल और जेडा के रिश्ते की जटिलताएं अब खुलकर सामने आती है। वे ये स्वीकारते हैं कि वर्षों तक उन्होंने एक परफेक्ट पति बनने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में सुनना और समझना छूट गया। पर अब दोनों एक नई जगह पर है जहां प्रेम अब अपेक्षा नहीं, समझ और स्वतंत्रता है। वो कहते हैं, मैंने अब सीखा है कि किसी को प्यार करने का मतलब है उसे वैसे ही स्वीकार करना जैसे वो है। विलो और जेडन दोनों ने विल को ऐसे सबक सिखाए जो उन्हें हॉलीवुड ने कभी नहीं सिखाए। विलो की विप माय हेयर जैसी सफलता के बाद उसका करियर छोड़ देना विल के लिए झटका था, लेकिन अब उन्हें समझ आया कि वो अपने बच्चों पर अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाएं थोप रहे थे। वो लिखते हैं, मेरे बच्चे मेरे टीचर हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि हर किसी का रास्ता अलग होता है और मैं उन्हें बस साथ दे सकता हूं, मैं उनकी दिशा नहीं तय कर सकता। एक समय ऐसा भी आया जब विल ने अकेले एक रेगिस्तानी इलाके में समय बिताया, फोन से दूर, लोगों से दूर, कैमरे से दूर। यहां उन्होंने न सिर्फ खुद से बात की, बल्कि वो पहली बार बिना किसी भूमिका के खुद को महसूस कर पाए। वे लिखते हैं, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं किसी से कुछ साबित करने के लिए नहीं जी रहा, बल्कि अब मैं बस जी रहा हूं शांति के लिए, प्रेम के लिए और सच्चाई के लिए। किताब के अंतिम हिस्से में विल अपने अतीत को गले लगाते हैं, अपने पिता को, अपने डर को, अपने गलत फैसलों को। वे उन सभी से माफी मांगते हैं जिन्हें उन्होंने अनजाने में चोट पहुंचाई, और खुद को भी माफ करते हैं। उनका संदेश साफ है, अगर तुम खुद को माफ नहीं करोगे तो हमेशा वही कहानी दोहराओगे, लेकिन जैसे ही तुम खुद को अपनाते हो दुनिया एक नई जगह बन जाती है। विल का अंत कोई दुखद विदाई नहीं है, बल्कि एक शांतिपूर्ण पुनर्जन्म है। अब विल स्मिथ को किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं, किसी पहचान की लड़ाई नहीं। अब वो बस एक इंसान है जो प्यार करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे पाठकों से बस यही कहते हैं, अगर तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते तो दुनिया से प्यार की उम्मीद मत रखो, लेकिन जब तुम खुद को गले लगाते हो तब तुम सच में जिंदा हो जाते हो। विल एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि असली जीत मंच पर नहीं, आत्मा की शांति में होती है। और ये अध्याय
हमें सिखाता है पीस इज नॉट आउटसाइड, इट्स अ प्लेस विद इन एंड यू आर ऑलरेडी देयर। विल स्मिथ की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि कैसे सुपरस्टार बना जाए, बल्कि ये बताती है कि सच्चा स्टार वो होता है जो खुद की कमियों को स्वीकार कर सके, अपने डर से लड़ सके और अपने भीतर की आग को दूसरों की रोशनी बना सके। कई बार जिंदगी हमें तोड़ देती है, रिश्तों से, असफलताओं से और आत्मसंदेह से, लेकिन विल हमें सिखाता है कि टूटन के बाद एक पुनर्निर्माण संभव है अगर हमारे अंदर खुद से सच्चा प्यार करने की हिम्मत हो। ये किताब सिर्फ विल स्मिथ की नहीं, ये हम सभी की कहानी है। तो अगर आप भी खुद को जानना, स्वीकार करना और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को अवश्य पढ़ें। यकीन मानिए, आपकी ये यात्रा यही खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली किताबों की सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है और प्रेरणा ही उसकी दिशा। धन्यवाद।